नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का जो 11वां चैप्टर है, अर्थात दोष आदि विज्ञानी अध्याय। जैसा कि चैप्टर के नाम से हम लोग जानते हैं दोष आदि विज्ञानी, तो दोष और आदि क्या है उसके बारे में, इसका मतलब चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। दोष और आदि अर्थात दोष, धातु, मल, तीन चीजें मेनली हम लोग जानते हैं। सुश्रुत ने बोला है दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। तो यहाँ पर इस चैप्टर में दोष आदि क्या है। आदि का मतलब दोष तो दिख रहा है, वात पित्त कफ, जो भी शरीर के दोष होते हैं, वात पित्त कफ, चाहे शारीरिक दोष कहे चाहे रज और तम मानसिक दोष कहे, उसके बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ देखेंगे कि धातु और मल, इसके साथ साथ हम लोग धातुओं के बारे में पढ़ेंगे और मलों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को दोष धातु मलों के बारे में पढ़ना है। ये चैप्टर काफी लेंदी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दोष 3 है, अर्थात वात पित्त कफ है। धातुएं कितनी होती है? 7 होती है। तो धातुएं रस, रक्त, मांस में, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और मल 3 प्रकार के मल है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग का पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जल्दी जल्दी इसको लाइक करें और शेयर करें अपने अदर लोगों को। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग का जो सिलेबस में है एनसीईआरटी के। पहला पॉइंट है दोष धातु मलों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ दोष धातु मल। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। आप जो भी पढ़ाई करिएगा सिलेबस को देख के पढ़ाई करिएगा, क्योंकि सिलेबस के इतर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप सिलेबस को पहले कंप्लीट करो। अगर आपको लगता है कि सिलेबस के अलावा भी आपको चीजें समझ में आ रही है, पढ़ना चाहिए, टाइम मिलता है तो पढ़ो, नहीं तो पहला पॉइंट है कि सिलेबस को कवर करो। देखेंगे दोष धातु मलों का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ दोष धातु मला, ऐसा बोला गया है, ऐसा हेडिंग है। तो इसके लिए आचार्य वाग्भट ने एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक दिया है, यहाँ से सुंदर सा श्लोक दिया है। आप शायद इस श्लोक से थोड़ा परिचित भी होंगे। तो देखेंगे दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, दोष धातु मला मूलम सदा देहस्य, अर्थात जो कहते हैं ना कि दोष धातु मल जो है शरीर के मूल होते हैं। दोष धातु और मल शरीर के मूल होते हैं। यही बात सुश्रुत भी बोलते हैं, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, अर्थात शरीर क्या है, शरीर किससे निर्मित हुआ है? दोष धातु मलों के कंपोजिशन से ही शरीर का निर्माण होता है। यही बात कर रहे हैं, अष्टांग हृदय भी बोल रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्यों मूल बोला गया। मूल का मतलब होता है रूट। मूल का क्या मतलब होता है? रूट, या जिसको कहते हैं ना कि जो बेस होता है, जैसे मकान का नींव या बेस होता है, उसी तरह से शरीर का बेस या मूल क्या है? ये आपका दोष है, धातु है, मल। दोष का मतलब त्रिदोष, वात पित्त कफ की बात कर रहे हैं। धातु का मतलब 7 धातु की बात कर रहे हैं। रस इत्यादि, रस से लेकर शुक्र धातु की बात कर रहे हैं। और मल का मतलब मूत्र, पुरुष, श्वेत, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये शरीर के मूल होते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम लोग कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष का जो मूल, जिस प्रकार से वृक्ष जो है टिका होता है किस पे? मान लीजिए वृक्ष है, तो ये जो उसका रूट है, जमीन के अंदर रूट होता है, मूल होता है। तो कहीं ना कहीं अगर रूट न हो, रूट को कट कर दिया जाए तो क्या ये टिकेगा? नहीं, गिर जाएगा। उसी तरह से अगर शरीर का निर्माण करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो दोष धातु मलों को साम्यावस्था में बनाए रखना है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस दो धातु मला मूलम सदा देह, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे होंगे सिलेबस के हिसाब से, दोष धातु मलों के प्राकृत तथा विकृत कर्म। तो आपको सिलेबस मिलेगा दोष धातु मलों के प्राकृत तथा वैकृत कर्म। प्राकृत का मतलब अविकृत भी बोला गया है, तो श्लोक में अविकृत आएगा। मतलब विकृत का मतलब दूषित होता है, अविकृत मतलब प्राकृत या नेचुरल जो होते हैं। बॉडी में साम्य अवस्था में जब रहेंगे दोष धातु मल, तो उनके क्या कर्म होंगे? अब ये जब प्रकोपित हो जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर विकृत 2 टर्म होते हैं। विकृत की बात करते हैं तो विकृत में 2 चीजें होती है, 2 कंडीशन होती है। अगर विकृत मतलब कि नॉर्मल से, अगर प्राकृत से हटकर 2 चीजें, या तो वो बढ़ी हुई अवस्था में हो सकती है या घटी हुई अवस्था होती है। तो बढ़ी हुई अवस्था को हम लोग वृद्धि बोलते हैं, घटी अवस्था को क्षय बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम प्राकृत कर्म की बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे 3 चीजें, दोष धातु मल। 3 चीजें हम लोग देख रहे हैं दोष धातु मल का। पहले देखेंगे प्राकृत कर्म, उसमें भी सबसे पहले दोषों के बारे में देखेंगे। दोष 3 प्रकार के होते हैं। तो वातादि दोषों के प्राकृत कर्म, इसी श्लोक में पूरा वात पित्त कफ के प्राकृत कर्म को दे दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं, एक ही श्लोक के अंतर्गत ये पूरा आ गया है। वातादि दोषों के प्राकृत कर्म क्या है? आप लोग ऑलरेडी चरक संहिता में पढ़ के आए हैं। इसको वाग्भट में भी पढ़ लीजिए कि जो प्राकृत वात है, प्राकृत पित्त है, प्राकृत कफ है, इसके क्या कर्म है। तो देखेंगे तम चलम, यहाँ चल जो है वायु के पर्याय के रूप में आया है, ये वायु के लिए आया है, तम चलम। तब अब इसके बाद हम लोग वायु के जो प्राकृत कर्म है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे उत्साह,
शरीर में जो उत्साह होता है वात की वजह से होता है, प्राकृत वात की वजह से होता है। और उच्छ्वास, उच्छ्वास का मतलब शरीर से श्वास का बाहर निकलना। निश्वास का मतलब होता है कि इंस्पायरेशन, सांस का निर्गम या सांस को लेना, श्वास को लेना। चेष्टा, चेष्टा मतलब जो भी हम लोग की जो बोलने की, हाथ इधर उधर करने की एक्टिविटी हो रही है, प्रयास हो रही है, तो चेष्टा बोलते हैं। ये वायु के द्वारा होता है और प्राकृतिक वायु के कर्म होते हैं। वेग प्रवर्तन, वेग प्रवर्तन का मतलब मलमूत्र जो का वेग, मलमूत्र का जो शरीर से बाहर निकलना, ये भी किसकी वजह से होता है, ये भी वात की वजह से होता है। उसके बाद देखेंगे सम्यक गत्या च धातुनाम, धातुओं की सम्यक गति, सम्यक गत्याम च धातुनाम, धातुओं की सम्यक गति, ये भी क्या है, ये वात की वजह से होता है। उसको देखेंगे क्षणाम पाटवेन च अनुग्रहत्वात् विकृत, अर्थात इंद्रियों का अपने विषयों के प्रति जो इंद्रियां जो है अपने विषयों को ग्रहण करने की जो प्रकृति होती है, जो टेंडेंसी होती है, वो भी प्राकृत वात की वजह से होती है। तो ये यहाँ तक तो था आपके प्राकृत वात के कर्म थे। उसको देखेंगे पित्त शुरू हो गया, तो जो भी प्राकृत अवस्था में या अविकृत जो पित्त होता है, तो उसके कर्म क्या है, पक्ति, अर्थात पित्त क्या करता है, पाचन करता है। उष्म दर्शने, उष्मा शरीर में उष्मा बनाए रखता है। दर्शने अर्थात नेत्र में जो आलोचक पित्त होता है, जो देखने की क्षमता होती है, वो किसकी वजह से, पित्त की वजह से होती है। उसको देखेंगे उसके कुछ और भी कर्म बोले गए हैं। क्षुत अर्थात भूख को लगना, रुचि अर्थात भोजन के प्रति रुचि हो जाएगा। तृण मतलब प्यास। प्रभा, प्रभा मतलब चेहरे पे चमक हो जाएगा। मेधा अर्थात बुद्धि हो जाएगा। शौर्य, तनु अर्थात शरीर का दुबलापन रहना। तो पित्त जो है कभी शरीर को मोटा नहीं करता, आपको स्थूल नहीं बनाएगा, उसको नॉर्मल बनाए रखेगा। और तनु को मार्दोम, शरीर में मृदुता, ये पित्त के कर्म होते हैं। ये प्राकृतिक पित्त के कर्म है। अब लास्ट लाइन देख रहे होंगे, थोड़ा सा हम लोगों ने इसको थोड़ा सा छोटा हो गया है, बट ये कफ के प्राकृतिक कर्म है। जैसे श्लेष्मा, श्लेष्मा के प्राकृतिक कर्म क्या है, स्थिरत्व, शरीर में स्थिरता है। स्निग्धत्व, शरीर में स्निग्धता है। और संधि बंधत्व, संधियों जो ज्वाइंट्स होती हैं उनको अच्छी तरह से बांध के रखना, ये कफ का कर्म होता है। और साथ ही साथ क्षमा, ये भी कफ का कर्म है। ये आदि कर्म जो है कफ के होते हैं। तो ये प्राकृत वात पित्त कफ के कर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब दोष के बाद देखेंगे प्राकृत, हम लोग अभी प्राकृत बात कर रहे हैं, तो दोष की बात हो गई है, वातादि दोषों की बात हो चुकी है। दोष धातु, अब प्राकृत धातु जो नेचुरल स्टेट में या नॉर्मल अवस्था में जो धातु होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। धातुओं का प्राकृत कर्म देखेंगे। धातुओं का प्राकृत कर्म एक श्लोक के अंतर्गत आ गया। और मैं अगर बात करूं तो ये अपने आप में वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये श्लोक है, आपको हर प्राप में याद रखना पड़ेगा। क्योंकि आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ये प्रश्न बनता ही बनता है। एक 2 नंबर का 2 लाइन का श्लोक जो होता है, इसको आपको याद रखना ही रखना है बच्चों, इसको गांठ बांध लीजिए। देखेंगे प्रीडनम जीवनम लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमाद स्मृतम। तो यहाँ पर देखेंगे 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट कौन कौन से, प्रीडन, जीवन, लेपह, स्नेहो, धारण, पूर्णे, गर्भोत्पादन, ये 7 पॉइंट है। तो ये करा क्रम, धातुनाम श्रेष्ठम कर्मम क्रमात्, ये धातुओं के श्रेष्ठ क्रम से 7 श्रेष्ठ कर्म है। इसका मतलब जो 7 धातुएं कौन कौन सी होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो जो पहली धातु है रस धातु, तो पहली धातु हम इसके ऊपर पॉइंट देते हैं 1 रस धातु, दूसरी रक्त धातु, तीसरी मांस धातु, चौथी अस्थि धातु, और 5वीं मज्जा धातु, 6वीं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये मज्जा हो गया। ये 7वीं जो शुक्र हो जाएगी, 7वीं शुक्र धातु। तो ये एक एक करके जो धातु होती है उनके कर्म होते हैं। जैसे अगर बात करें, अगर आपने श्लोक लर्न कर दिया, कंठस्थ कर लिया, तो प्रीडम जीवन लेपः स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृता, इसको याद कर लीजिएगा। देखेंगे रस धातु का जो कर्म है वो प्रीडन है। प्रीडन का मतलब शरीर को स्थूल बनाए रखना, उसका एक तरह से पूर्ण करना, ठीक है। दूसरा है जीवनम, रक्त का क्या काम है, जीवन देना। अर्थात कहते हैं ना कि ब्लड जो है, ब्लड डोनेशन मतलब रक्तदान महादान बोलते हैं। तो रक्त में जीव उत्पत्ति होता है, अर्थात जीवन होता है, इसलिए रक्त का काम क्या है, जीवन करना।
और तीसरा है रस रस रक्त के बाद मांस। मांस क्या करता है, लेप उत्पन्न करता है। तो जिस तरह से मकान के जो नींव ईंट से मकान बन जाता है उसके ऊपर जो है अगर हम प्लास्टर लगा देते हैं तो एक लेप लगा देते हैं, उसी तरह से जो अस्थि जो हम लोग की स्केलेटल है उसके ऊपर मांसपेशियों का एक लेप होता है, लेयर होता है। तो ये तीसरा लेप किसका काम है, अस्थि का काम है। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्नेहन, रस रक्त मांस मेद, रस रक्त मांस मेद। देखेंगे मेद का क्या कर्म है, वो स्नेहन का कर्म करता है। अस्थि का क्या काम है, धारण करना। तो हम लोग स्केलेटल से अगर हम खड़े हैं, अगर हम हाथ खड़ा कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्केलेटल सिस्टम का बहुत बड़ा रोल है, तो धारण करता है। पूरण, मज्जा का काम क्या है कि उसको पूरित करता है, पूर्ण करता है। और शुक्र क्या क्या काम है, शुक्र जो वैसे भी शोणित के साथ मिलकर गर्भ उत्पत्ति करता है, तो गर्भोत्पादक गर्भ की उत्पत्ति करता है। ये क्रम से 7 धातुओं के क्रम है, याद रखिएगा। प्रीणम जीवनम लेप स्नेहो धारण पूर्णे गर्भोत्पादश धातुनाम श्रेष्ठम कर्म क्रमात् स्मृतम, याद हो जाएगा बच्चों। उसके बाद देखेंगे मलों के धातुओं के कर्मों के बाद, धातुओं के कर्मों के बाद हम लोग मलों का प्राकृत कर्म देखेंगे। तो मलों के प्राकृत कर्म को भी एक लाइन में ही दे दिया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मलों का प्राकृत कर्म। जिस तरह से धातुओं का प्राकृतिक कर्म इंपॉर्टेंट श्लोक था, उसी तरह से यहाँ पर मलों का प्राकृतिक कर्म का जो श्लोक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो फर्स्ट ईयर से लेकर, चाहे आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखेंगे यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना पड़ता है कि अवस्तंभ पुरुषस्य, अवस्तंभ पुरुषस्य, जो पुरुष का कर्म क्या है, धारण करना। अवस्तंभ मतलब होता है धारण करना। जो पुरुष होता है वो शरीर को धारण करता है, अवस्तंभ पुरुषस्य। तो ध्यान रखिएगा, अवस्तंभ किसका काम है, पुरुष का कर्म है, मल का कर्म है, ठीक है ना, पुरुष का कर्म है। और मूत्र का क्या कर्म है, क्लेद का वहन करना। मूत्र का काम है क्लेद का वहन करना। पुरुष का क्या काम था, अवस्तंभ कर्म था, ठीक है ना। अब देखेंगे मूत्र, मल मूत्र स्वेद। स्वेद का क्या काम है, क्लेद विधृति। क्लेद विधृति, देखो क्लेद विधृति अर्थात क्लेद का धारण करना। विधृति का मतलब होता है धारण, क्लेद विधृति अर्थात धारण करना स्वेद का कर्म है। ध्यान दीजिएगा दोनों में, मूत्र में और स्वेद में दोनों में क्लेद टर्म आया है। मूत्र क्या क्या करता है भाई, टॉयलेट क्या करता है, बहाता है। टॉयलेट क्या है, एक फ्लो प्रोवाइड करता है, तो वो क्लेद का वहन करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है उसको। क्लेद का मतलब मान के लिए कि जो मल के रूप में गंदगी आती है पूरे शरीर से उसको निकालता है। जब किडनी से फिल्ट्रेट होता है, फिर आपके किडनी से जो है फिल्ट्रेट होने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरेटर के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो क्लेद का वहन कौन करता है, मूत्र करता है। लेकिन क्लेद को धारण कौन करता है, ये स्वेद करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग, अब यहाँ पर प्राकृत कर्म हम लोगों ने दो धातु मल की बात कर लिया। अब आते हैं वैकृत कर्म, क्योंकि हम लोगों ने विकृत कर्म की बात की, तो विकृत कर्म में 2 कंडीशन हो सकती है। एक तो या तो बड़ी हो सकती है, या तो मतलब प्राकृतिक मतलब कि नॉर्मल स्टेज है। अब नॉर्मल स्टेज से या तो बड़ी हो सकती है या तो घटी हो सकती है। जो बड़ी होगी उसको हम लोग वृद्ध बोलेंगे, जो नॉर्मल स्टेज से कम मात्रा में होगी, प्रमाण में होगी, जो भी धातुएं या मल या स्वेद, वो उसको हम लोग बोलेंगे कि मतलब ये कहीं ना कहीं ये छिड़ या क्षय हो गया हो। तो उसी तरह से देखें वैकृत कर्म 2 प्रकार होती है, एक वृद्ध की अवस्था हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्षीण अर्थात कम हो सकती है। देखेंगे सबसे पहले अब यहाँ पर जो दोष धातु मल तीनों के बारे में पढ़ेंगे। दोष हम लोगों ने देखा था 3, वात पित्त कफ। तो मतलब पहले हम लोग वृद्ध के बारे में बात करेंगे, पहले हम लोग वृद्ध के बारे में बात करते हैं क्योंकि बाद में क्षीण के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर वृद्ध वातादि दोषों के कर्म, तो यहाँ पर वृद्ध वातादि अर्थात वृद्ध दोषों के कर्म के बारे में बात करें तो एक एक कर पढ़ेंगे। वृद्ध वात के क्या कर्म है, वृद्ध वायु के क्या कर्म है, उसके बारे में देखेंगे। देखेंगे जो बढ़ी हुई वायु होती है, जैसा कि जानते हैं दोष 3 प्रकार के, वात पित्त कफ। यहाँ पर सबसे पहले वायु के बारे में बोला गया, वात के बारे में बोला गया है। तो वृद्धस्तु कुरुते अनिल, अर्थात बढ़ी हुई जो वायु होती है वो क्या करती है, तो ये कहीं न कहीं शरीर में रोग उत्पन्न करेगा, शरीर में व्याधियां उत्पन्न करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। देखेंगे कार्श, कार्श का मतलब कहते हैं ना कि जिसमें वात ज्यादा प्रकृति का बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, तो कार्श का मतलब होता है शरीर को दुबला पतला करता है। काष्ठ, काष्ठ का मतलब होता है शरीर को काला करता है, काष्ठ का मतलब शरीर को काला करता है। तो और साथ ही साथ उष्ण कामत्वम, और उष्मा की चाह रखता है, जो बढ़ा हुआ वात जो होता है उष्मा की चाह रखता है। और साथ ही साथ कंप, शरीर में कंपन होगा, अनांग होगा,
और सकृत ग्रहण अर्थात मल को धरे, मतलब मल को बाहर नहीं निकलेगा। ग्रहण का मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन की अवस्था बनाए रखेगा। आप रात भर 3-4 दिन से जग जाइए, देखिए आपका जो मल मूत्र, मूत्र तो पास हो जाएगा, लेकिन मल क्या होता है जब सामान्यतः कॉन्स्टिपेशन की अवस्था हो जाती है, आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होगा 2-3 दिन तक। आपने आपने इस बात को ध्यान दिया होगा। उसके बाद देखेंगे बल इंद्रिय, बल और इंद्रियों का भ्रंश अर्थात बल का नाश हो जाएगा, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। उसको देखेंगे प्रलाप, उसको देखेंगे भ्रम अर्थात इधर उधर भटकता रहता है, और दीनता, ये कुछ प्राकृत सॉरी जो वृद्ध वायु के कर्म होते हैं। उसमें देखेंगे हम लोग वृद्ध पित्त के कर्म के बारे में बात करेंगे। तो बढ़ा हुआ पित्त, हम लोगों ने इससे पहले नॉर्मल जो प्राकृत अवस्था में पित्त के बारे में देखा। अब देखेंगे यहाँ पर हम लोग विकृत अवस्था में पढ़ रहे हैं, विकृत में वृद्ध पढ़ रहे हैं। तो वृद्ध पित्त अर्थात बढ़े हुए पित्त के क्या कर्म होंगे, तो देखेंगे कि जो नॉर्मल से ज्यादा हो जाएंगे तो उसमें कंडीशन क्या होगा, पीत, बढ़ा हुआ जो पित्त होगा, वृद्ध पित्त होगा, उसकी वजह से पीत विड़ मूत्र नेत्रत्व। तो जो विड़ अर्थात मल हो, चाहे मूत्र हो, चाहे नेत्र हो और त्वचा, नेत्र और त्वचा क्या होते हैं, पीत वर्ण की हो जाएंगी। तो मल मूत्र नेत्र और त्वचा जो है वो क्या हो जाएंगे, पीत अर्थात पीले वर्ण की हो जाएंगे। बढ़ा हुआ पित्त, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसको पीलिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, तो आप देखते हैं उसमें कहते हैं ना कि बाइल बढ़ गया। तो बाइल को हम लोग पित्त से कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पित्त के अंतर्गत बाइल आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बाइल ही पित्त है, नहीं, लेकिन बाइल को हम लोग पित्त के अंतर्गत इंक्लूड कर सकते हैं। पित्त अपने आप में बहुत लार्ज विषय होता है, उसमें बहुत सी चीजें समाहित होंगी, उसमें बाइल भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्षुत अर्थात बहुत भूख लगेगी, तृण अर्थात प्यास लगेगी, साथ ही साथ अल्प निद्रता, जब पित्त बढ़ जाएगा तो निद्रा बहुत ही कम आएगी। उसके बाद देखेंगे ये पित्त के बारे में बात हो गई, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग कफ का जो बढ़े हुए कफ का जो कर्म होता है। इससे पहले लास्ट में हम लोगों ने प्राकृत कफ के बारे में देखा था, अब यहाँ बढ़े हुए कफ के बारे में देख रहे होंगे। तो श्लेष्मा जो बढ़ा हुआ कफ होता है, अग्निसार, जब अगर शरीर में कफ की मात्रा बढ़ जाए, कफ का जो एक सामंजस्य है वो कहीं ना कहीं जल से है। अगर आप देखते हैं खूब मात्रा में जल पी लीजिए तो क्या आपको आपकी जो भूख होती है मर जाती है। उसी तरह से जो कफ होता है बढ़ा हुआ कफ क्या करता है, अग्निसार अर्थात जो अग्नि मांद करता है, शरीर में भूख की कमी लाता है। उसके बाद देखेंगे सदन, शरीर में भारीपन होगा, वेदना होगी, प्रसेक, ऐसा लगेगा ना कि जैसे वोमिट की स्थिति है, लाला स्राव होगा। प्रसेक का मतलब होता है लाला स्राव। क्या होता है, लाला स्राव, लाला स्राव होता है, ऐसा लगेगा कि आपके खाने की इच्छा नहीं हो रही है। आलस्य होगा, गौरव होगा, ये वृद्ध कफ के कर्म है। उसके बाद देखेंगे श्वेत अर्थात शरीर जो होता है, शरीर के जो अंग प्रत्यंग है वो श्वेत या सफेद वर्ण के हो जाएंगे। शैत्य, शरीर में शीतलता रहेगी। स्थलत अंगत्व अर्थात शरीर के जो अंगों में शिथिलता आ जाएगी। श्वास रोग उत्पन्न हो जाएगा, और साथ ही साथ अति निद्रता की कंडीशन हो जाएगी। आप देखते हैं कि जो बहुत ही मेदस्वी पुरुष होते हैं, अधिक मात्रा में कफ युक्त कफ बढ़े हुए जो व्यक्ति होते हैं, जिसमें कफ बढ़ा होता है, उसको निद्रा बहुत आती है। आपने देखा जो बहुत मोटे ताजे होते हैं ना, उनको बहुत नींद आती है, जहां मन कर तहां सो जाते हैं। क्लास हो चाहे कहीं पर भी हो, चलते हुए बस में हो, ट्रेन में हो, हर जगह उनको बहुत निद्रा आती है। तो ये बढ़े हुए कफ का कर्म है। अब देखेंगे कि अब यहाँ पर वृद्ध दोष के बाद हम लोग देखेंगे वृद्ध धातु का कर्म। तो हम लोग वृद्ध की बात कर रहे हैं, पहले दोषों की बात किया, वात पित्त कफ, अब वृद्ध धातुओं के बारे में बात करेंगे। अब देखेंगे धातुओं कितनी होती है, 7 होती है। तो धातुएं 7 है, इसका मतलब 7 हेडिंग बनेगा हम लोग का। तो यहाँ पर वृद्ध रस का कर्म पहले बनाएंगे, तो इसलिए ये लेंदी हो जाता है, क्योंकि हम लोग एक एक करके पढ़ना है, समझना है। तो जो वृद्ध रस है, रस धातु अगर बढ़ जाएगा तो उसके कर्म क्या होंगे। जबकि रस का नॉर्मल कर्म क्या था, रस का नॉर्मल कर्म था हम लोग का प्रीड़न। रस धातु का नॉर्मल कर्म था प्रीड़न, प्राकृत अवस्था में कर्म था प्रीड़न। लेकिन रस धातु का बढ़ा हुआ कर्म क्या हो जाएगा, रसो अपि श्लेष्मवत्। रस का जो वृद्ध रस का कर्म जो है वो श्लेष्मा के समान है। तो जो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पूरा पॉइंट है, श्लोक है, कहीं न कहीं वृद्ध रस का कर्म जो है श्लेष्मा के समान होता है, वृद्ध कफ के समान होता है, ऐसा वाग्भट बोलते हैं। जब कभी भी आपको पूछे कि वृद्ध रस का कर्म क्या है, तो आप अगर लिख देते हैं कि वृद्ध जो कफ का कर्म है वही वृद्ध रस का कर्म है, तो भी आपका जवाब सही माना जाएगा। लेकिन कफ का कुछ लिखना पड़ेगा, ये लिख देंगे तो भी मान जाएगा, आधा नंबर मिल जाएगा। उसको देखेंगे हम लोग दूसरा वृद्ध रक्त का कर्म। तो बढ़ा हुआ रक्त जो होता है, और जो नॉर्मल रक्त था उसका क्या काम था, जीवन था। लेकिन बढ़ा हुआ जो रक्त है उसका क्या काम है, देखेंगे रक्तम विसर्पम। जब रक्त अधिक मात्रा में बढ़ जाएगा, कुपित हो जाएगा, तो विसर्प एक देखेंगे स्किन डिसऑर्डर है। प्लीहा वृद्धि, इसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। प्लीहा वृद्धि मतलब स्प्लीनोमेगैली।
आप लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आप देखते होंगे कि लीवर बढ़ गया है और स्प्लीन बढ़ गया है। तो स्प्लीन बढ़ जाता है तो उसको बोलते हैं स्प्लीनोमेगैली। तो ये विदृति हो गई अर्थात जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं। कुष्ठ रोग हो जाएगा और घात असर अर्थात वात असर, तो वात रक्त की बात कर रहा है। पित्त असर और रक्त पित्त की बात कर रहा है। गुल्म रोग हो जाएगा, उपकुश हो जाएगा जो दंतगत रोग होता है, और कामला अर्थात जॉन्डिस रोग हो जाएगा। उसके साथ साथ देखेंगे व्यंग, चेहरे पे झुर्री झाई पड़ना, अग्निनाश हो जाएगा, सम्मोह हो जाएगा, रक्त वर्ण की त्वचा, नेत्र और मूत्र। त्वचा, नेत्र और मूत्र किससे कौन से वर्ण की हो जाएगी? रक्त वर्ण की हो जाएंगी। तो ये आपके वृद्ध रक्त के कर्म है। अब रक्त के बाद कौन सी धातु आती है? मांस धातु। मांस धातु का कर्म क्या होगा? बढ़े हुए मांस धातु का अगर कर्म हो जाए तो सामान्य प्राकृत अवस्था में मांस का कर्म क्या है? ये है आपका लेप। जिस तरह से हम लोगों ने एक लेयर लेप का फॉर्मेशन किया था वृद्ध प्राकृतवाद के प्राकृत मांस का कर्म है। तो यहाँ पर देखेंगे जो वैकृत मांस के कर्म है, बढ़े हुए मांस कर्म है, गंड अर्थात गलगंड और गंड अर्बुद। गंड अर्बुद ग्रंथि अर्थात गांठ उत्पन्न होना, और गंड उदर गांठ हो जाएगा, उदर और उदर वृद्धता और उसका पेट बढ़ जाएगा। देखते होंगे कि पेट बढ़ जाता है ये जब मांस बढ़ जाता है। तो उसको देखेंगे वृद्ध मेद का कर्म। जो मेद धातु है अगर बढ़ी जाएगी तो क्या हो जाएगा? प्राकृत कर्म क्या है? मेद का स्नेहन। लेकिन यहाँ देखेंगे बढ़े हुए मेद का क्या कर्म है तो इस बारे में देखेंगे। तद वन मेदस तथा आश्रम श्रमम अल्पे अपि चेष्टम। थोड़ा जो मेदस्वी पुरुष होते हैं थोड़ा सा अगर कहे कि थोड़ा सा दौड़ के चले आओ ना तो क्या हो जाएगा? तुरंत ही थक जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि तुरंत थकावट आ जाती है। यही करा है कि श्रमम अल्पे अपि चेष्टम, थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं वो थका थका सा महसूस करते हैं। उसका देखेंगे श्वास के रोगी होते हैं, स्फिक। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मेदस्वी पुरुष होते हैं जिनके मेद बड़ा होता है उनमें क्या लक्षण होता है? ये सुश्रुत बोलते हैं, चरक भी बोलते हैं, वाग्भट बोल रहे हैं। उनके जो स्फिक अर्थात बटक रीजन है, उसके जो स्तन है, अगर वो स्त्री है तो स्तन है, और साथ ही साथ जो उदर है अर्थात एब्डोमिनल रीजन है, ये लंबवन हो जाएंगे अर्थात ये लंबे लंबे हो जाएंगे अर्थात अधिक मात्रा में यहाँ पर मेद का डिपोजिशन होने की वजह से ये नीचे की तरफ लटकने लगते हैं। तो ये बोला गया है स्फिक स्तन उदरम लंबवन। ठीक है ना? तो ये समझ में आ गया होगा। इसको लिखेंगे हम लोग 5वें नंबर पे वृद्ध अस्थि के कर्म। जो बढ़ा हुआ अस्थि होगा वो क्या कर्म करेगा? तो सामान्य जो नॉर्मल जो प्राकृत अवस्था में अस्थि थी उसका क्या कर्म था? धारण करना। हम लोग कहते हैं ना स्केलेटल सिस्टम पे हमारा पूरा बॉडी हम लोग सिस्टम खड़े होते हैं। वो अगर यही अस्थि धातु अगर मात्रा में बढ़ जाए, इसका प्रमाण में बढ़ जाए तो क्या होगा? अध्य अस्थि अर्थात एक अस्थि के ऊपर दूसरी अस्थि का बनना। देखते हैं ना कि आप वर्टिब्रल कॉलम में एक तरह से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर कहते हैं ना कि अस्थि हड्डी बढ़ गई, तो हड्डी बढ़ने का मतलब यहाँ अस्थि वृद्धि की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ अधिदंत, एक दांत के ऊपर दूसरा दांत बढ़ना, ये इसको बोलते हैं अधिदंत इत्यादि ये सिम्टम्स आएंगे। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है देखेंगे कि मज्जा, वृद्ध मज्जा के कर्म क्या होंगे। तो बढ़ा हुआ जो मज्जा होगा उसके कर्म क्या होंगे? मज्जा नेत्र गौरव। तो बढ़ा हुआ जो मज्जा होगा सबसे पहला आपको हमेशा लगेगा कि जैसे कि नींद की अवस्था है, आपका जो नेत्र में भारीपन रहेगा, नेत्र गौरवम। साथ ही साथ शरीर में भी भारीपन होगा। उसको देखेंगे पर्वसु स्थूल मूलानी। जो पर्व अर्थात जो संधियों के जो मूल होते हैं वो स्थूल हो जाते हैं, मोटे मोटे हो जाते हैं। देखेंगे उनकी संधियां खूब मोटी मोटी हो जाती है, स्थूल हो जाती है। ये उसके लक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको टिक कर लीजिएगा बढ़ी हुई मज्जा के। उसका कुरियात कृच्छ अरुंसिका। और यहाँ पर देखेंगे कि कृच्छ अरुंसिका का मतलब हो जाएगा न ठीक होने वाली फुंसियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन उसके बाद वृद्ध शुक्र के कर्म, बढ़ा हुआ शुक्र। अब जब नॉर्मल शुक्र था, प्राकृत अवस्था में शुक्र था तो गर्भ की उत्पत्ति कर रहा था। लेकिन अगर कुपित हो जाएगा या बढ़ा हुआ शुक्र होगा अर्थात वैकृत अवस्था में है, जो बढ़ा हुआ होगा तो क्या करेगा? अति स्त्री कामता। उसकी जिस व्यक्ति में शुक्र की अधिक मात्रा में वृद्धि होगी तो उसका लक्षण होगा कि ना कि अत्यधिक मात्रा मैथुन करने की इच्छा होना। ठीक है ना? तो अति स्त्री कामता, वो स्त्री के प्रति अत्यधिक तरह से आकर्षित होगा, मैथुन के प्रति आकर्षित होगा। वृद्धम शुक्रम, बढ़ा हुआ शुक्र ये कराता है। साथ ही साथ शुक्र अश्मरी, शुक्र अश्मरी कराएगा। शुक्र अश्मरी का मतलब होता है स्पर्मोलित, स्पर्मोलित हो जाएगा। उसमें देखेंगे तीसरा है हम लोग वृद्ध दोषों के कर्म देखा, वृद्ध मलोक धातु कर्म देखा, और वृद्ध मलों के कर्म के बारे में देखेंगे। तो वृद्ध मलोक कर्म में हम लोग 3 चीज देखेंगे। पुरुष मूत्र स्वेद, पुरुष मूत्र स्वेद। यहाँ सीक्वेंस थोड़ा सा उल्टा हो गया। पहले नंबर पे वृद्ध पुरुष के कर्म देखेंगे। तो बढ़ा हुआ जो पुरुष है वो क्या करेगा? कुच्छी अर्धमानम, कुच्छी में अर्धमान अर्थात भारीपन लिए रहेगा।
साथ ही साथ आटोप अर्थात गड़गड़ाहट होती है, जैसे पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज आती है तो ये आटोप बोलते हैं। शरीर में गौरव हो जाएगा, वेदना हो जाएगा, ये वृद्ध पुरुष अर्थात मल के कर्म होते हैं। उसका दूसरे नंबर पर देखेंगे वृद्ध मूत्र के क्या कर्म है, तो मूत्र के क्या कर्म, बढ़ा हुआ जो मूत्र हुआ क्या कराएगा, बस्ती निस्तोध अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में वेदना होगी। निस्तोध का मतलब वेदना, पेन होती है। बस्ती निस्तोध, बस्ती मतलब यूरिनरी ब्लैडर, निस्तोध का मतलब वेदना, सुई चुभोने जैसी वेदना या पेन होती है। उस पर देखें कृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको याद कर लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा किसका कर्म है। तो वस्ती निस्तोध तो क्लियर कट है कि यूरिन ब्लैडर से है, मूत्र से है, लेकिन यहाँ पे देखें कृते अप्यकृत संगतम, उसको ऐसा लगेगा कि यूरिन का त्याग करने के पश्चात भी उसे ऐसा लगेगा कि पुनः उसने यूरिन पास नहीं किया, अर्थात तुरंत, जैसे कहते हैं ना कि आपने देखा होगा यूटीआई का जो पेशेंट होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का जो पेशेंट होता है, उसमें आप टॉयलेट करके जाते हैं, आते हैं, मतलब टॉयलेट करके आएंगे तो ऐसा लगेगा कि आप लोग को फिर से टॉयलेट लग गया। तो वही कह रहा है कृत्य अपि कृत्य संहिता, आपको टॉयलेट करने के पश्चात दोबारा ऐसा लगेगा कि अभी भी फिर से करने का मन कर रहा है टॉयलेट, ठीक है। तो ये कृत्य अपि कृत्य संहिता ऐसा है। तो यहाँ पर यूटीआई रिलेटेड सिम्टम्स आएंगे। उसका तीसरा देखेंगे वृद्ध स्वेद का कर्म, बढ़ा हुआ जो स्वेद है, प्राकृतिक अवस्था से हटकर जो बढ़ा हुआ स्वेद है वो क्या काम करेगा, अति स्वेद, तो बढ़ा हुआ स्वेद ज्यादा पसीना निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। उसका क्योंकि विकृत अवस्था में है स्वेद, तो उसमें जो स्वेद है नॉर्मल ना होकर दुर्गंधित रहेगा, और उसमें साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा कंडू या इचिंग या खुजली होगी। तो इस तरह से हम लोग का ये पार्ट अभी कंप्लीट हुआ। अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पर वृद्ध के कर्म देखे, अभी छीड़ के कर्म देखेंगे, छीड़ के कर्म भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेक्चर में देखेंगे। तो वहां वात पित्त कफ दोषों के बारे में देखेंगे, और 7 धातुओं के छीड़ के लक्षण देखेंगे, और 3 मलों के छीड़ के लक्षण के बारे में देखेंगे। तो ये अभी सेकेंड पॉइंट ही चलेगा सेकेंड लेक्चर में भी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।